हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज विश्व इतिहास में फ्रांस राज्य की क्रांति पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में अयोग्य शासक लुई 16वां की निरंकुशता समानती व्यवस्था के विरोध में जनसाधारण में क्रांति कर दी गई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति मानव इतिहास में महानतम घटना मानी जाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति सामंतवाद की जीर्णशीर्ण सामाजिक व्यवस्था, वर्गीय विशेषाधिकार, निरंकुश शासन और भ्रष्ट नौकरशाही की विशिष्टता में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम या विशेषताएं। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश राजतंत्र। दूसरा, मध्य युग का अंत हो गया। प्रमुख क्रांति का कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अभाव। आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी। राजप्रसाद का विलनी जीवन और प्रजा के धन का घोर अपव्यय। प्रजातंत्र की स्थापना की गई। भ्रष्ट शासन की व्यवस्था के बाद राष्ट्रवाद की भावना उत्पत्ति हुई। स्थानीय स्वशासन का अभाव के बाद जन अधिकार, मनुष्य मात्र की समानता का दावा और अधिकार दिया गया। देश में एक से कानून का अभाव, मानव समाज का नव निर्माण हो सकता है। शासकों को दूषित भ्रष्ट चरित्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता ला सकता है। अनैतिक और विलासी परदारी वर्ग समाप्ति सुरक्षा दिया। निरंकुश कुलीन वर्ग धार्मिक स्वतंत्रता। कृषक वर्ग को दर्शनीय स्थिति आय का 80% के रूप में चले जाना। यह भाषण लेखन कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग को घोर भौतिक कठिनाई हुई। कानून के समक्ष सबकी समानता किया गया। बौद्धिक जागरण, प्रदर्शी प्रशासन। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव प्रदर्शी प्रशासन बना। इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासन का अंत और संसदीय शासन की स्थापना से आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया गया। 1789 ईस्वी में राजा लुई 16वां के ठाठ बाट, आमोद प्रमोद और विलासित पर लगभग 6 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते थे। कहा जाता है कि लुई 16वां ने अपने शासनकाल में 15 वर्षों में करीब 30 करोड़ रुपये कृपपातों को पेंशन और पारितोषिक पर खर्च किया था। राज्य के तमाम खर्चों का भार कर के रूप में सिर्फ जनसाधारण पर लादा जाता था। एक ओर गरीब किसान, श्रमिकों और कारीगरों को कठोर परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, वहीं दूसरी ओर कुलीन सामंत और राज परिवार के सदस्य विराट विशालता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में फ्रांस में राज क्रांति का होना अनिवार्य बन गया था। 1789 ईस्वी में फ्रांस के आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से चरमरा गई थी, जिसे हेनरी चतुर्थ और लुई 16वां जैसे योग्य समझदार शासक संभाल सकते थे। लुई 16वां डरपोक और अस्थिर चिंता वाला व्यक्ति था। लुई 16वां ने अपनी पत्नी का काफी प्रभाव था, जो कि अत्यंत विलासी शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने और हमेशा षड्यंत्र में लगे रहने वाली थी। वहाँ भी क्रांति के कम जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती। लुई 16वां की रानी मारी अंतुआनेता ऑस्ट्रिया देश की रानी थी। मेरिया थेरेंस की पुत्री और ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। वह अत्यंत सुंदरी और दृढ़ विचार वाली परंतु विलासी प्रकृति की औरत थी। रानी मारी अंतुआनेता सदा कामकाज के हस्तक्षेप करती तथा दरबार के षड्यंत्र में प्रमुख भूमिका निभाती थी। फ्रांस की जनता अपनी रानी की घोर घृणा करती थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बदले भावना में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ भाग लिया था,
जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। फ्रांस के सरकार पर 60 करोड़ डॉलर का ऋण था, जिस पर उसे ब्याज देना पड़ता था। फ्रांस की बजट पर 2.5 करोड़ घाटा हो रहा था। प्रति वर्ष करों जो आमदनी होती थी, उसका अधिकांश ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता था और सरकार हमेशा दिवालियापेन की स्थिति में रहती थी। किसानों की आय का 80% कर के रूप में चला जाता था, पर कुलीन, सामंत, पदारी वर्ग या राजा रानी और उनके कर्मचारी कोई भी अपनी विलासिता पर खर्च कम नहीं करना चाहता था। 1774 में लुई फ्रांस का अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया। उस पर फ्रांस के दिनों दिन बिगड़ती जा रही आर्थिक स्थिति को संभालने का भार दिया गया। तुर्जो ने आंतरिक व्यापार की प्रगति के लिए चुंगी कर हटाने की योजना बनाई। फ्रांस की कुलीन वर्ग की चुंगी कर हटाने को अपने अधिकारियों का अतिक्रमण माना और उन्होंने रानी पर दबाव डालकर तुर्जो के मंत्री से पद से हटा दिया गया। तुर्जो ने बाद में नौकर, फिर कैलोन और उसके बाद बयान अर्थमंत्री बने, पर कुलीन सामंत वर्ग का देना ही नहीं चाहता था। रानी उसके पक्ष में थी। कोई भी अर्थमंत्री क्या कर सकता था? यदि कुलीन वर्ग कर प्रस्ताव को स्वीकार करते तो क्रांति टाली जा सकती थी, लेकिन 1774 में वर्साय के प्रमुख लोगों की बैठक भी बेकार रही, चूंकि कुलीन वर्ग देना नहीं चाहते थे। कुलीन का सुझाव था कि पार्लियामा, फ्रांस की संसद ही इस प्रकार कर लगा सकती है। पार्लियामा संसद ने सुझाव दिया कि स्टेट्स जनरल यानी राज परिषद को नया कर लगाने का अधिकार है। क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में वर्साय से स्टेट्स जनरल यानी राज परिषद का अधिवेशन शुरू हुआ। राज परिषद तीनों सदन में थे। राज परिषद में सदन की संगठन और मतदान के मुद्दे पर मतभेद हो गया। कुलीन और पदारी वर्ग कहना था कि मतदान सदन हो और व्यक्तियों द्वारा नहीं। वे लोग तीनों सदन के अलावा अलग बैठक करना चाहते थे। यह तृतीय सदन को मंजूरी नहीं हुआ। इन्हें अपना अपमान समझा। तृतीय वर्ग यानी जनसाधारण के सदस्यों ने कुलीन और पदारी वर्ग के आमंत्रण को ठुकराकर शपथ ली कि हम नया संविधान बनाकर अलग होंगे। इसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। 17 जून 1789 ईस्वी में तृतीय सदन ने अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई और देश में एक नया संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र का अधिकार समाप्त कर जनसत्ता की स्थापना की गई। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना में मिराबो का प्रमुख हाथ था। मिराबो को खंडित होते हुए समाज ने दुस्साहसित कार्य करने वाला बुद्धिमान समझा जाता था। पेरिस में राष्ट्रीय सभा का बैठक हुई और क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम समानती प्रथा को समाप्त कर कुलीन और परदारियों की विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इससे जन संघर्ष बढ़ गया और 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तील में कारागृह में फाटक को तोड़ दिया और सभी बंदियों को मुक्त कर दिया गया। तभी से 14 जुलाई में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह नारा फ्रांस के राजक्रांति का ही देन है। इतिहासकार कटेलवी ने कहा है कि 5 अगस्त 1789 को सुबह तक आंसुओं तथा आलिंगनों से हर्षोल्लास तथा करातल ध्वनि के बीच एक सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। क्रांति के विरुद्ध यूरोप का षड्यंत्र कहा जाता है। फ्रांस की राजक्रांति स्वतंत्र के लिए घातक हो रही थी। यूरोप के सभी देश में राजतंत्र था, अतः यूरोप के देश फ्रांस के राजक्रांति के खिलाफ था। ऑस्ट्रिया के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने क्रांति को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि फ्रांस के राजा
से ज़्यादा रानी का विरोध हो रहा था और फ्रांस के रानी ऑस्ट्रिया राजा की बहन थी। 20 अप्रैल 1789 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के क्रांतिकारियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया। इस बीच ड्यूक ऑफ बंसविक ने घोषणा कर दी कि यदि क्रांतिकारियों ने राजा, राज परिवार और राजतंत्र की हानि पहुंचाए तो पर्सा और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेना पेरिस को नष्ट कर देगी और क्रांतिकारियों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। ड्यूक ऑफ बांसविक की घोषणा ने आग में घी डाल पड़ने के काम किया। 10 अगस्त 1792 को उत्तेजित भीड़ राजमहल पर आक्रमण कर दिया और राज तथा राज परिवार के सभी सदस्यों को बंदी बना लिया गया। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सेना राज समर्थकों को सेना को पराजित कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। क्रांतिकारी पर्सा और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को अपनी देश से खदेड़ दिया। क्रांतिकारियों ने लुई 16वां के देशद्रोही घोषित कर 21 जनवरी 1793 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। कुछ दिनों के बाद रानी को प्राणदंड दिया गया। लुई 16वां ने फ्रांसीसी और यूरोप युद्ध में अब सभी बन गया। पर्सा और ऑस्ट्रिया तो फ्रांस के शत्रु थे ही, इंग्लैंड भी फ्रांस का शत्रु हो गया। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने फ्रांस के राजदूत को इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया गया। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। वर्सिया का शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। लुई 14वां 1774 में फ्रांस के गद्दी पर बैठा था। 1789 ईस्वी में दंते ने मारा और डैसमैलिस के साथ मिलकर कोर्डिलियर क्लब बनाया। 1794 ईस्वी में दंते ने आतंक का राज समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। 5 अप्रैल 1794 को दंते को फांसी दी गई। पेशो ने चिकित्सक मारा ने द फ्रेंड्स ऑफ पीपुल नामक अखबार का प्रकाशन संपादन किया। फ्रांस राष्ट्र की समाधि वर्सिया का भड़कील राज दरबार था। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस का ही देन है। हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। टैले फ्रांस में एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांस की क्रांति को बुर्जुआ क्रांति भी कहा जाता है, यानी मध्य वर्ग की क्रांति। क्रांति के नेताओं को सिर्फ मरीबों को छोड़ा प्राय सभी बुर्जुआ वर्ग के शामिल थे। फ्रांस के फसल क्रांति होने के बावजूद वहां किसानों व मजदूरों की स्थिति कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। क्रांति के पूर्व फ्रांस की स्थिति क्या थी? तो क्रांति के पूर्व फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाला कठोर दंड दिए जाते थे। फ्रांस में सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। ऊंचे ऊंचे पदों पर बिक्री होती थी। क्रांति के पूर्व फ्रांस में सर्वदेशिक यानी एक सा कानून नहीं था। उस समय फ्रांस में करीब 360 कानून विभिन्न प्रांतों में लागू थे। एक कचहरी में सजा प्राय व्यक्ति को दूसरे कचहरी में मुक्त हो जाता था। एक स्थान पर जो कानून था वह दूसरे स्थान पर गैर कानून था। असमानता और विशेषाधिकार के कारण फ्रांस में समाज दो वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग सामंत, कुलीन और पदारियों का था, जबकि दूसरा वर्ग किसान, मजदूरों और कारीगरों और व्यापारियों का मध्यवर्गीयों का था। पहले वर्ग में तमाम विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि दूसरे वर्ग आम वर्ग सभी सुविधाएं से वंचित थी। पदारी वर्ग चर्चा का अलग संगठन और अपने न्यायालय थे। उनके विरुद्ध में असंतोष का एक प्रमुख कारण उनके सामंती अधिकार थे, जिन्हें वे कठोर से लागू करते थे। फ्रांस में पदारी वर्ग धनी और शक्तिशाली था। पदारी की संख्या लगभग 1,30,000 थी, लेकिन फ्रांस की जमीन का 5वां भाग उनके अधिकार में था।
फ्रांस का पदारी वर्ग स्वयं कर मुक्त था, पर उन्हें जनता पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। कुलीन वर्ग का स्थान पदारियों के बाद था। उनकी संख्या लगभग 1,40,000 थी। अपने दुर्व्यसनों के कारण कर्ज में डूबे रहते थे, फिर भी उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था कि उनके कर्मचारी और किसानों को सताकर धन वसूलने जा सके। किसान वर्ग किसानों और मजदूर वर्ग सबसे अधिक शोषित था। किसानों को सप्ताह में 3 दिन जमींदारी भूमि का जोतने बोने का मुक्त काम करना पड़ता था। प्रत्येक किसान परिवार अपने सदस्यों की संख्या के अनुसार राजा के एजेंट के नमक खरीदना पड़ता था। नमक के व्यापार पर फ्रांसीसी सरकार ने राजा का अधिकार था। सरकार किसी भी मूल्य पर नमक बेच सकती थी। अपनी रक्षा के लिए किसानों को जमींदारों से अलग से वार्षिक कर देना पड़ता था। राज कर का लगभग सारा भार किसानों का ही देना पड़ता था। इनकी आय करीब 80% कर चुकाने में ही चला जाता था। अपने कष्ट के लिए फ्रांसीसी किसान राजा के उत्तरदायी मानते थे, क्योंकि राज्य की ओर उनकी दशा सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। मजदूर वर्ग और कारीगरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से उद्योग धंधों का विकास हुआ, पर हस्तकला पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। हाथ से काम करने वाला शिल्पी मशीन में प्रयोगित नहीं कर सकते थे, अतः फ्रांस में घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे और बेरोजगारों की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई। देहात के मजदूर बेकार होकर रोजगार की खोज में पेरिस चले गए। क्रांति के समय इनका बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं ने मजदूरों को क्रांति के लिए आसानी से संगठित किया, क्योंकि वे बेरोजगार थे, घोर आर्थिक कष्ट में थे और राज्य के प्रति उनके मन में आक्रोश था। क्रांति की भूमिका तैयार करने में किसान और मजदूरों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण पड़ा। मध्यम वर्ग 18वीं सदी में उद्योग और व्यापार के विकास के कारण फ्रांस में एक नए वर्ग मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। व्यापार, वकील, लेखक, पत्रकार और कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर और साहित्यकार तथा निम्न पद सरकारी अधिकारी मध्यम वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग के पास धन था, योग्यता थी, फिर भी कुलीन उन्हें अपमानित करते थे। उन्हें सामाजिक असमानता बहुत अखराती थी। मध्यम वर्ग चाहता था कि सरकारी उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, न कि कुलीन वंश के होने या किसी खास वर्ग का होने के अधिकार पर हो। अतः वह समाज में समानती ढांचे को नष्ट होते देखना चाहते थे। मध्यम वर्ग का एक महिला मादमा रोलो को एक बार एक जमींदार ने भोज बुलाया और उसे नौकर के घर में खाने को दिया। एक मध्यम वर्ग की औरत एक नाटक घर के उच्च कक्षा से निकाल दिया गया और कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। अतः सामाजिक असमानता की भावना मध्यम वर्ग को बहुत अखराती थी। नेपोलियन अक्सर कहा करता था कि फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण था। उसका वास्तविक कारण कुलीन की घमंड था। स्वाधीनता तो महज का एक बहाना था। फ्रांस का मध्यम वर्ग सामाजिक समानता चाहता था और क्रांति यहाँ का एक प्रमुख कारण था। बौद्धिक वर्ग इतिहासकार कटेलवी ने कहा है कि फ्रांस की राजक्रांति को सभी तरह के लेखक ने तैयार किया था। उस समय फ्रांस में अनेक महान विचारक और दार्शनिक थी। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा राज्य की दैविक अधिकारों को गलत बताया है, समाज के प्रचलित बुराइयों को और लोग का ध्यान आकृष्ट किया, सामाजिक तथा राजनीतिक खोखलापन को प्रकट किया। इन लेखकों को मॉन्तेस्क्यू और वोल्टेयर और रूसो ने विशेष उल्लेखनीय है। फ्रांस की राजक्रांति को अभिप्रेरित करने वाला अन्य
बौद्धिकों में उल्लेखनीय हैं। मिराबे दंते, लफायत मारा कार्ना और रोब एस्पियोर सीए सेट जस्ट दिदेरे। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान रूसो और वाल्तेयर और मस्तेस्काई के क्रांतिकारी विचारों का था। मोंतेस्क्यू राजतंत्र सत्ता का केंद्रीकरण का प्रबल विरोध था। उसने राजा के दैविक अधिकार सिद्धांत का तीखी आलोचना और उसमें भ्रामक बताया है। कानून की आत्मा मोंतेस्क्यू की प्रसिद्ध राजनीतिक रचना है। मोंतेस्क्यू संसदीय शासन का समर्थक था। उसने निरंकुश की निंदा की है और स्वतंत्र के लिए राजा की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक बताया है। मोंतेस्क्यू के अनुसार इंग्लैंड का शासन संसार में सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों में संचालन अलग अलग एक दूसरे से राजतंत्र संस्थाओं द्वारा होती थी। मोंतेस्क्यू के क्रांतिकारी व नवीन विचारों का फ्रांस के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वोल्टेयर चर्चा की रूढ़िवादिता और शोषण का कट्टर विरोधी था। पदारियों के भ्रष्टाचार और अंधविश्वास का प्रबल विरोधी वाल्तेयर कहा करता था, उस बदनाम संस्था को कुचल दो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन वाल्तेयर का जो जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, वह परोपकारी निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। लेटन और इंग्लिश वाल्तेयर का प्रसिद्ध रचना है। रूसो एक महान दार्शनिक था। फ्रांस की जनता पर उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। रूसो एक नए समाज का गठन समता और स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर करना चाहता था। नेपोलियन कहा करता था, यदि रूसो ना तो फ्रांस में राजक्रांति असंभव थी। सामाजिक समझौता सोशल कॉन्टेक्स्ट रूसो की प्रसिद्ध रचना है। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। रूसो ने राजा का दैविक अधिकार सिद्धांत पर करारी चोट और बतलाया कि समाज का निर्माण समझौते द्वारा हुआ है। राज और राजा का शक्ति के आधार पर समझौता है, ना कि दैवी के अधिकार पर। रूसो को प्रसिद्ध उक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है। दिदोरो की प्रसिद्ध रचना है विश्वकोश। दिदोरो ने विश्वकोश के माध्यम से एकतंत्रीय शासन, सामंतवाद, कर व्यवस्था, शोषण, अंधविश्वास, न्याय व्यवस्था के खोखलालेपन तथा दास प्रथा के दोषों को लोगों से अवगत कराया। दिदोरो अबकोश ने फ्रांस के जनता का ज्ञानवृद्ध कर क्रांति का मार्ग प्रस्ताव किया। यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। क्रांति के पश्चात फ्रांस 21 जनवरी 1793 में क्रांतिकारियों के राजा लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया गया। राजा की हत्या फ्रांस के आंतरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि वे गणतंत्र को राज का हत्यारा मानते थे। क्रांतिकारियों ने गणतंत्र की रक्षा के लिए फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना की है। यह भविष्य में गणतंत्र के पतन का कारण बना। कार्नो के नेतृत्व में बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध राष्ट्रीय सेना को भारी सफलता हासिल हुई। राष्ट्रीय कन्वेंशन में देश ने व्याप्त आंतरिक व्यवस्था को दूर करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने देशद्रोहियों और राज समर्थकों और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले को सजा देने हेतु क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना किया गया। शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कानून बनाया गया।
राष्ट्रीय कन्वेंशन में निर्दयता से प्रांतीय विद्रोहों को कुचलना और आतंकवादी तरीकों से हजारों लोगों को हत्या की गई। राष्ट्रीय कन्वेंशन के समय परिस्थिति में बाध्य हो जहां भीषण रक्तपात किया वहीं महत्वपूर्ण सुधार भी हुआ। राष्ट्रीय कन्वेंशन के महत्वपूर्ण सुधार जैसे फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, स्त्रियों को समाप्ति का अधिकार दिया गया, संपत्ति का अधिकार दिया गया, नया उत्तराधिकार कानून बना। अब संपूर्ण संपत्ति समस्त उत्तराधिकारियों के समान रूप में बांट दी जाती थी। बाजार में वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया गया। तौलने तथा मापने के लिए दशमलव विधि का प्रयोग किया गया। धर्म को निजी विश्वास की वस्तु बना दिया गया। धर्म के राज्य से अलग कर दिया गया। भगोड़े कुलीन की समाप्ति, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। श्रमिकों को परिश्रमिकी तय किया गया। दैनिक उपयोग वस्तुओं को मूल्य पर निर्धारित किया गया। विवाह तलाक से जुड़े नियम सरल बना दिए गए। नया संविधान 1794 ईस्वी में राष्ट्रीय कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया जिसमें उच्च मध्यम वर्ग लोग हित की रक्षा का ख्याल रखा गया। व्यवस्थापिका के सदस्य वे ही हो सकते थे जिसके पास अंचल की संपत्ति हो। मतदान का अधिकार केवल उन्हें मिला जिनके पास संपत्ति थी और राज का कर दिया करते थे। डायरेक्टरी प्रशासन का दायित्व 5 सदस्यों वाली एक समिति को सौंपा गया जिसे डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी के सदस्य व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचित होते थे। इनके चुनाव में जनता का कोई भी सीधी भूमिका नहीं थी। गणतंत्र पर मध्यम वर्ग का कठोर नियंत्रण बना रहा। साधारण जनता, किसान, मजदूर के लिए गणतंत्र की कोई भूमिका नहीं थी। डायरेक्टरी का शासन कायम होने से 26 अक्टूबर 1795 में राष्ट्रीय कन्वेंशन स्वयं समाप्त हो गया। डायरेक्टरी को बदनाम शासन 1795 से 1799 तक रहा। डायरेक्टरी नामक समिति के सदस्य घोर स्वार्थी और भ्रष्ट साबित हुए। उनका शासन बदनामी के दागों से भर गया। डायरेक्टरी की जनता तथा देश की दशा सुधारने में कोई कोशिश नहीं किया था। डायरेक्टरी के सदस्य प्रजातंत्र के सिद्धांतों के कोसों दूर हट गए जिससे फ्रांस में पूरा अशांति और विलप का दौर शुरू हो गया। राज सत्ता के समर्थकों ने नई परिस्थितियों में विद्रोह कर दिया। नेपोलियन ने विद्रोह का निर्दयतापूर्वक दमन किया। नेपोलियन का सेना प्रधान के रूप में प्रभाव बढ़ता गया और नई परिस्थिति का लाभ उठाकर 1799 में डायरेक्टरी का अंत करा। उसने सत्ता का अपना अधिकार जमा लिया। अब होगा नेपोलियन बोनापार्ट का